हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर मैं आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रही हूँ और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैधानिक अंकेक्षक और आंतरिक अंकेक्षक में अंतर। देखो, आंतरिक अंकेक्षक क्या होता है या आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, ये हम लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। और वैधानिक अंकेक्षक क्या होता है और वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम इनके डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट, वैधानिक अंकेक्षक। देखो, वैधानिक अंकेक्षक कौन होता है? वैधानिक अंकेक्षक कंपनी से स्वतंत्र व्यक्ति होता है। वैधानिक अंकेक्षक वो होता है जिसका कंपनी से अलग अस्तित्व होता है, जैसे सीए कंपनी से अलग होता है, बाहर का व्यक्ति होता है। और इसी तरह आंतरिक अंकेक्षक में क्या होता है, जो आंतरिक अंकेक्षक होता है वो कंपनी का ही कर्मचारी होता है, कंपनी के ही किसी कर्मचारी के द्वारा ऑडिट करवा ली जाती है। जैसे ये हमारी कोई कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऑडिट करवानी है, नॉर्मल ऑडिट करवानी है, और इधर हमें करवानी है इंटरनल ऑडिट। तो ये ऑडिट करवाने के लिए तो हमें, ये वैधानिक ऑडिट है, ये वाली ऑडिट कराने के लिए हमें किसी सीएस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी अलग से कोई योग्यता हो। और ये सीए और सीएस होते हैं, ये कंपनी के कोई कर्मचारी नहीं होते हैं, यह कंपनी के बाहर के व्यक्ति होते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ध्यान रखना, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और जो इंटरनल ऑडिट होती है वो क्या होते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ही कर ली जाती है। और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये स्वतंत्र इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये कंपनी के कर्मचारी होते हैं। और जब ये कंपनी की ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं, तो प्रबंधकों के द्वारा, मैनेजर के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, इनके ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं हम, आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का कर्मचारी होता है, उसे प्रशासन से स्वतंत्र होकर कार्य करने की इजाज़त नहीं होती है। देखो, ये अपनी मनमर्जी से ऑडिट करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो मैनेजर होते हैं, जो प्रशासन होता है, जो प्रबंधक होते हैं, उनका नियंत्रण होता है इसके ऊपर। रिपोर्ट की उपयोगिता क्या होती है? रिपोर्ट का महत्व बाहर के लोगों के लिए अधिक होता है। जो ये रिपोर्ट देता है, देखो, हमेशा ऑडिट होने के बाद में एक रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट का महत्व होता है सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वो कंपनी की रिपोर्ट देखते हैं, पिछले सालों की रिपोर्ट देखते हैं, और उसके आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि इस कंपनी की क्या स्थिति है। फिर उसी के आधार पर वो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो बाद में शेयर होल्डर कहलाते हैं। जो आंतरिक अंकेक्षण होता है वो प्रबंधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण में क्या होता है, जो अंदर के जो कर्मचारी होते हैं वो कोई छल कपट तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, उन्होंने कोई त्रुटि तो नहीं कर दी है, इसकी रिपोर्ट वे प्रबंधक को देते हैं। देखो, अगर जो सीए है या सीएस है वो बाहर का व्यक्ति होता है, उसे कुछ नहीं पता कि कंपनी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। वो तो लेखे देखेगा और उसके आधार पर अनुमान लगाएगा कि इस कंपनी की स्थिति क्या है। लेकिन जो आंतरिक अंकेक्षक होता है वो कंपनी का कर्मचारी होता है और उसे पता रहता है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। यह व्यवसाय का कर्मचारी होने के कारण व्यवसाय के संबंध में अधिक जानकारी रखता है। जाँच की सीमा। वैधानिक अंकेक्षक विस्तृत जाँच नहीं की जाती है। देखो, वैधानिक अंकेक्षण के अंदर विस्तृत जांच नहीं हो पाती है और आंतरिक अंकेक्षण में विस्तृत जांच की जाती है। कानून का नियंत्रण अधिक होता है और इसमें कानून का नियंत्रण कम होता है। वैधानिक अंकेक्षक के लिए सबका निर्धारण वह विधान करता है जिसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति होती है। देखो, ऑडिटर की नियुक्ति हमेशा कंपनी एक्ट के तहत या फिर सीए एक्ट के तहत की जाती है, लेकिन जो आंतरिक अंकेक्षण होता है वो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत होती नहीं है। नियुक्ति प्रबंधकों के द्वारा ही कर दी जाती है। इसकी अधिकार, कर्तव्य, पारिश्रमिक का निर्धारण भी प्रबंधकों के द्वारा कर दिया जाता है। और जो वैधानिक अंकेक्षक होता है उसकी जो नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, पारिश्रमिक है वो जिस एक्ट के तहत उसकी नियुक्ति की गई है उसके तहत दिए जाते हैं। उत्तरदायित्व। वैधानिक अंकेक्षक अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, ये अपने जो वैधानिक अंकेक्षण होता है ये बाहर के व्यक्तियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये बाहर के व्यक्ति कौन होते हैं?
जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। यह प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैधानिक अंकेक्षक एवं आंतरिक अंकेक्षक एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आंतरिक अंकेक्षक तो है ही कंपनी में, कंपनी का कर्मचारी, लेकिन कई कंपनियों को ये दोनों ऑडिट कराना जरूरी होता है। तो क्या होता है कि जो सीए को जब नियुक्त किया जाता है तो वो कंपनी के बारे में जानकारी लेता है, इन अंकेक्षक से कंपनी के बारे में जानकारी लेता रहता है। वो किसी व्यवसाय में आंतरिक अंकेक्षण का होना वैधानिक अंकेक्षण की वांछनीयता को कम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार वैधानिक अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। दोनों का अपना अनिवार्य स्थान है और कोई भी एक दूसरे का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता है। देखो कई कंपनियों को आंतरिक अंकेक्षण कराना जरूरी होता है, कुछ कंपनियों को वैधानिक अंकेक्षण कराना जरूरी होता है, और कई कंपनियों को ये दोनों कराना अनिवार्य होता है। तो इसमें कोई भी एक अंकेक्षक दूसरे अंकेक्षक की जगह नहीं ले सकता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, वैधानिक अंकेक्षक और आंतरिक अंकेक्षक में अंतर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।